फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। पीछे जगह है बबनी, जाना वहां पे, नहीं घसकेगी कोई भी। बैल की लड़की है, इसको भी नहीं पता कि लड़की घसकेगी कि नहीं। कोऑपरेशन लड़की कभी नहीं करती है। चलिए, वो फोटोसिंथेसिस में किसी को कोई प्रॉब्लम था? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाइव वाले सारे लोगों को बता दिए थे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो अपना भोजन बना लेते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण श्वसन से तेज होता है। इसके लिए धूप नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। तापमान 25 से 40 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक ठाक रहता है। इससे ज्यादा भी होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश 1 से 2%, कभी कभी इसका कितना देता है, 5 से 10% भी ऑप्शन में रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सूर्य के प्रकाश में ये श्वेत रंग के प्रकाश में होता है, आर्टिफिशियल प्रकाश में नहीं हो सकता है। रात के समय में सूर्य प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। लाल नीला बैगनी में प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीकरण अवकरण दोनों की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन की प्राप्ति जो होती है जल अपघटन से होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनता है वो गौण उत्पाद है, जबकि मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक पदार्थ बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोप्लास्ट लेते हैं जिसके दोहरी झिल्ली होती है, अंदर जो लिक्विड होती है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, और स्तंभनुमा संरचना को ग्राना कहते हैं। ग्राना 2 से 3 या 4 भी हो सकते हैं। ग्राना थैलोकाइट से बना होता है। इस थैलोकाइट के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 रिएक्शन होते हैं। हिल रिएक्शन जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, ये ग्राना में पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश ग्राना में आता है तो थैलोकाइट क्लोरोफाइल होते हुए मैग्नीशियम में चला जाता है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP बनाता है तथा NADP बना देता है। और जल जो होता है, जल अपघटन से हमें 2 गैस निकलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को पकड़ लेता है NADP बना लेता है H2, और इसके बाद निकल जाता है NADPH2, और क्या बन जाता है? ऑक्सीजन। यहाँ बच जाता है NADPH2 और ऑक्सीजन। ग्राना में अगर देखेंगे, स्ट्रोमा में तो RUDP बनता है। RUDP हवा से क्या ले लेता है? CO2 ले लेता है, और किसे बाहर कर देता है? ऑक्सीजन को बाहर कर। प्रकाश संश्लेषण खत्म हो गया। बता दिए थे ना, हिल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। और पूछे प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल ABCD में कौन सा? अगला है आपका प्लांट टिश्यू पादप उत्तक। धूप तेज होगा तो प्रकाश संश्लेषण में कोई फर्क पड़ता है? बहुत देखो, टेम्परेचर जो होता है ना, अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगा, 35 से 40 डिग्री तक थोड़ा सा एडजस्टेबल है। उससे भी ज्यादा अगर टेम्परेचर होने लगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत आने लगती है। तेज प्रकाश संश्लेषण थोड़ा सा क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। और ऐसे देखेंगे तो आर्द्रता बढ़ने से भी प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता, लेकिन बहुत ज्यादा आर्द्रता बढ़ जाएगी तो घट जाए, और प्रकाश संश्लेषण क्या होने लगता है? घटने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्लांट टिश्यू हिंदी में क्या कहते हैं? पादप उत्तक। इंग्लिश में से प्लांट टिश्यू कहते हैं। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। पादप का अध्ययन हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पादप क्या होता है? एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? पादप। क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है। एक जैसे काम करने चाहिए तो उसे क्या कहेंगे? पादप। ऐसी कोशिकाएं जो एक जैसा काम करती है उसे क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। पादप कह रहा है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। खूब सारी कोशिकाओं को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तक। लेकिन वो सारी कोशिकाएं एक ही जैसे काम को करने चाहिए वहां पर। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? प्लांट सेल जो होते हैं ये अलग होते हैं और एनिमल सेल अलग होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु के बारे में या पादप के बारे में? पादप। तो यहाँ पादप उत्तक की ही बात करेंगे, जंतु उत्तक की बात नहीं करेंगे। आगे देखा जाए, पादप उत्तक 2 टाइप के होते हैं।
कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं पादप उत्तक। आपको जो पीडीएफ दिया गया ना उत्तक का, ये पीडीएफ उत्तक का एक और मिलेगा आपको कल। ये भी उत्तक सही है, बट इस पीडीएफ में ना केवल हिंदी दे दिया है, उसका इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए और हम यहाँ इंग्लिश भी आपको बता देंगे। कल आपको जो पीडीएफ मिलेगा जेनेटिक्स चैप्टर का, तो उसके साथ साथ आपको और क्या मिल जाएगा? उत्तक का। उस पर लिख देगा अपडेटेड उत्तक, मतलब न्यू उत्तक लिखेंगे तो तू लोग 6 महीना बाद पढ़ेगा तो लगेगा कि नया टाइप का खोज हो गया है। उसी का क्या रहेगा? अपडेटेड रहेगा। एक होता है विभाज्य उत्तक। क्या होता है? विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक को मेरिस्मेटिक्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक। ये क्या होता है भैया? विभाजन की क्रिया होती है। वैसे उत्तक जिसमें क्या होता है, लगातार विभाजन की क्रिया चल रही है, उस प्रकार के उत्तक को मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, यानी विभाज्य उत्तक कहते हैं। इसमें विभाजन हो रहा होता है, यही पेड़ पौधों को विभाजन कर करके कहाँ लेके जाता है? ऊपर तक लेकर जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आपने विभाजन करके कहाँ तक ले जाता है? ऊपर तक लेकर जाता है। और दूसरा होता है आपका अस्थायी उत्तक या अविभाज्य उत्तक। अस्थायी को क्या कह सकते हैं? अविभाज्य। तो इसे हम अविभाज्य या अस्थायी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अस्थायी लिख देते हैं, अस्थायी उत्तक या अविभाज्य उत्तक। अविभाज्य उत्तक, इसे इंग्लिश में क्या करेंगे? परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। समझ में आ गया? तो उत्तक कितने प्रकार का देखें? 2। जिसमें विभाजन की क्रिया हो सकती है उसे क्या कहा जाता है? विभाज्य। क्या कहेंगे? विभाज्य। जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है वो परमानेंट उत्तक। तो उत्तक कितने टाइप के? 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के उत्तक होते हैं। विभाज्य उत्तक के बारे में पहले पढ़ते हैं। इसकी 3 कैटेगरी होती है। उसके बाद से परमानेंट उत्तक जो होते हैं, इसकी 2 कैटेगरी, फिर दोनों की एगो की 3, एगो की 2 होती है। ये थोड़ा सा ज्यादा तामझाम होता है। इसमें कैटेगरी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होता है ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे कहते हैं शीर्ष। एक मोटाई की ओर बढ़ता है उसे कहते हैं पार्श्व। और एक जो बीच बीच में बढ़ता है उसे कहते हैं अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। सबके आगे क्या जोड़ दीजिएगा? विभाज्य उत्तक। क्योंकि भैया किसकी कैटेगरी है? विभाज्य उत्तक का। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? शीर्ष विभाज्य उत्तक। उतना लिखने का ये जगह है। इसका नाम पूरा क्या हो गया? शीर्ष विभाज्य उत्तक। आधे नाम जान के रखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबका पूरा नाम नहीं जानना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का कोनो पूरा नाम जानता है? देखो जी न्यूज वाला था कोनो, हमसे पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है, तो मुझे से पूछे पीटी उषा का पूरा नाम क्या है, तो कहा छोड़िए ना सर, हमको एग्जाम था। लेकिन देखो यार, इंसानियत इस दुनिया में कितनी चली गई। जब हम उस मीडिया वाले से पूछे ना कि आपका पीटी उषा का नाम बताइए पूरा, तो कहा छोड़िए ना सर, हमको एग्जाम थोड़ी देना। हमको पता चल गया कि इसको नहीं आता। हम अगर वहां रिजिड हो जाते ना तो उसकी बेइज्जती हो जाती। उतना के बावजूद हमने एक इंसानियत दिखाई कि चलो बेचारे को नहीं पता है, काय कोई के नौकरी पे लात मारना है, बदनामी हो जाएगा इसका, तो काफी ज्यादा दिक्कत है। मीडिया में अगर किसी का नाम ना वो पूरे दुनिया देखे, उसका बेचारा का इमेज गिर जाएगा। लेकिन उससे देखो उसको करे ना, बताइए कीजिए, हम करिए चोटा कहीं का, तुमको क्या बताएं यार। हमको कह रहा है कि हम आपको मौका दे रहे हैं। हमको मौका दे रहे। वो बेचारा दिन भर फोन करके परेशान किया था, सर हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे दीजिए, हमारा चैनल का सवाल है सर जी, बता दीजिए। लेकिन हम देखें कि समाज में लोग कितना जल्दी पलटते हैं। जो चोट्टा सुबह से लेके रात 9 बजे इंटरव्यू के लिए मुझसे रेडी हुए थे, एकदम चिरौरी की हाथ गोड़ जोड़ लिए थे सब कि ना सर जी एगो दे दीजिए, एगो इंटरव्यू हुआ। आके कह रहा है कि हम आपको मौका दे रहे हैं। अच्छा चोट्टा कहेगा, बहुत अच्छा हुआ। इंसान को लोग झूठ में कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है, अकल ठोकर खाने से आती है। और वहां हमें समझ में आ गया कि इन्हें इज्जत दीजिएगा तो ये आपकी इज्जत उतार देगा सर, इसलिए इन्हें कभी इज्जत ना देना चाहिए। वहां हम उसको लथेड़ सकते थे, पीटी उषा का पूरा नाम बताओ, नहीं बता पाता हूं आप, लेकिन फिर भी कहें कि चलो यार एक इंसानियत होती है। अब तुम कुछ नहीं कर, लेकिन एक टीचर के अंदर ये तो बताया जाता है, एक एथिक्स होता है टीचर का
हर जगह आप हंसना है तो वहां हंस नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे जगह है जहां आप चाह के भी रो नहीं सकते, एक लिमिट है, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन इन ससुरों ने तो पूरा लिमिटे क्रॉस कर, क्या बताए, हमने शराफत से थोड़ा सर क्या झुका लिया, सामने वाला तो खुद को बादशाह समझ बैठा। लेकिन गलत बात है। उन लोग को लगता था कि हम कम, छोड़ो, लेकिन क्या बताएं, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता घेर लेता है। एक समय था, उस समय थोड़ा सा सितारे गर्दिश में थे, अब आए लोग। तो पूरा नाम आपको खुद से बताना है, हम यहाँ पूरा नाम नहीं लिखेंगे। बताओ यहाँ पे पूरा नाम इसमें क्या लिखना होगा, शीर्ष विभाज्योत, शीर्ष विभाज्योतक, इसमें पार्श्व विभाज्योतक, इसमें अंतर्वेशी विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज, यहाँ पूरा लिखेंगे तो जगह छीछालेदार हो जाएगा। इसको इंग्लिश में शीर्ष को कहते हैं एपिक्स, शीर्ष मतलब क्या होता है, एपिक्स, इसे एपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल। इंग्लिश में क्या कहें, एपिकल मेरिस्टमेटिक, पूरा नाम क्या हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टमेटिक। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश इसका लिख दें, लिख देते हैं एपिकल, ई से लिखा था, ए से लिखा है, ठीक, एपिकल। ऐसे कहते हैं, पार्श्व को कहते हैं लेटरल, लेटरल, अंतर्वेशी को इंटर कैलरी, इंटर कैलरी। तो ये हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक, लेटरल मेरिस्टमेटिक, एपिकल मेरिस्टमेटिक। हिंदी में कहेंगे तो शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक। इंग्लिश नहीं लिखा आप लोग का, आप लिखिएगा नहीं, हम आपको पीडीएफ, जो नेक्स्ट पीडीएफ अपलोड करेंगे कल, आपको उसमें इंग्लिश आपको दे देंगे यहाँ पर। तो शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्य, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग कौन सा देखते हैं, परमानेंट, कौन सा, परमानेंट। एक बार इधर फिगर ड्रॉ कर लेंगे तब समझ में आएगा, पहले इसको निपटा देते हैं तब इसको बताएं, नहीं तो क्या हो जाएगा। यहाँ शीर्ष विभाज्योतक जो होते हैं ये एकदम एपिक्स वाले, एकदम ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। पेड़ पौधों को कहाँ पाया जाता है, ऊपरी भाग, और एकदम निचले भाग में, जड़ में। कहाँ पाएंगे, जड़ में। जिस वजह से जड़ कहाँ भागता है, नीचे की ओर, और पेड़ कहाँ भागता है, ऊपर की ओर। तो ये शीर्ष विभाज्योतक कहाँ पाए जाते हैं, ऊपरी भाग में और जड़ में। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, पौधों की लंबाई बढ़ाना। क्या बढ़ाता है, लंबाई को क्या करता है, बढ़ाता है। शीर्ष विभाज्योतक के कारण ही पेड़ पौधों में लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन इसकी खराबी है, जब कभी भी लंबाई बढ़ेगी, किसी भी चीज की क्या होगी, लंबाई बढ़ती है, तो वो लंबाई क्या करेगा, सारी ऊर्जा को खींच के पेड़ पौधों को ऊपर की ओर ले जाएगा। तो लंबाई बढ़ने के कारण पेड़ पौधों की मोटाई घट जाती है। इसलिए माली को पता है कि लंबाई बढ़ने से रोको। उसने बॉटनी नहीं पढ़ा है, लेकिन पेड़ पौधों के ऊपर का भगवा के क्या कर देगा, छांट देगा। ऊपरे क्या था, शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है, ऊपर। आके क्या काट दिया, शीर्ष विभाज्योतक। क्या काट दिया, शीर्ष विभाज्योतक। जैसे ही शीर्ष विभाज्योतक को काटेगा, शीर्ष विभाज्योतक कट के गिर गया। अब बच जाता है कौन सा, पार्श्व विभाज्योतक। तो जो पार्श्व विभाज्योतक धीरे धीरे कर रहा था, देखिए ऐसा नहीं है कि पार्श्व विभाज्योतक ये मोटाई को बढ़ाता है, किसको बताएगा, मोटाई। कौन टाइम होता है जी आप लोग का, कुछ समझ में नहीं आता है। गेट बंद कर दीजिए, गेट बंद कर दीजिए, किसी को आने मत दीजिए। वो ऑफिस जो है ना, ऑफिस, उसके पीछे एक तो टीवी लगा दो, स्क्रीन जैसे प्रोजेक्टर लगा, जो लेट से आएगी उधर बैठेगी, क्योंकि कभी नहीं मान सकती इसे। आगे बढ़े। शीर्ष विभाज्योतक कहाँ लगाएगा भाई, ऊपर की ओर, और पार्श्व विभाज्योतक मोटाई। अब एक बात बताओ भाई, अगर किसी पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ रही, हम ही मान के चलिए तनी सा मोटा है, तनी सा मोटा है, तनी सा लंबा भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा जो मोटा है कि नहीं मोटा है। लेकिन अगर केवल लंबाई को अगर रोक दीजिएगा तो धीरे धीरे मोटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। और लंबाई भी बढ़ रहा है, मोटाई वो करेंगे तो पता चलेगा। तो पेड़ पौधा मोटा होता है या नहीं होता है, होता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, लंबा होता है, इसलिए पता नहीं चल पाता और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह। इसलिए माली क्या करता है, ऊपर का एरिया छाट देता है, काट देगा तो शीर्ष विभाज्योतक कट के खत्म हो जाता है, और पेड़ पौधों की क्या होने लगती है, मोटाई बढ़ने लगती है, पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ने। तो जब लंबाई रुक जाए
तो मोटाई क्या आती है, तेजी से बढ़ती है। लंबाई अगर रोक देंगे तो मोटाई क्या होगी, तेजी से बढ़ती है। तो इसीलिए माली क्या करता है, लंबाई रोकने के लिए शीर्ष विभाज्योत्तक काट देता है। तब पेड़ पौधों की सारी ऊर्जा किसमें खर्च होती है, मोटाई बढ़ाने, किसमें बढ़ाने में, मोटाई बढ़ाने में। महिलाओं के साथ भी यही होता है, लंबाई रुक जाती है एक समय आने के बाद और उसके बाद से पार्श्व विभाज्योत्तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लड़की लोग को समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। पार्श्व विभाज्योत्तक क्या करेगा, मोटाई बढ़ाता है। पार्श्व विभाज्योत्तक मोटाई, शीर्ष विभाज्योत्तक लंबाई की ओर बढ़ाता है। अब अंतर्वेशी जो होता है, ये अंतर्वेशी विभाज्योत्तक जो होते हैं ये पौधों के बीच बीच में पाए जाते हैं। किसी भी पेड़ के कहां पाए जाएंगे, बीच में। जैसे ये कोई घास है, सपोज कीजिए इसका जड़ है ऐसे, अब यहां से कोई पौधा निकला ऐसे, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं सब जिसके जो बहुत हाइट में बड़े नहीं हो पाते हैं, सब छोटे साइज के होते हैं। अब उनको सबसे बड़ा डर होता है, बड़े पेड़ को कोई भी जानवर खाएगा तो पूरा थोड़े खा पाएगा। आम का पेड़ कौन कौन जानवर पूरा आम का पेड़ से ही खा जाएगा, कभी नहीं खा सकता है। अरे भाई कुछ ना कुछ तो छोड़ेगा ना। लेकिन घास, घास जो होता है उसको तो सबसे कोई खाएगा तो पूरा खा जाएगा, इतना बड़ा होता है, एक के भीतर का तो घास ही होता है, पूरा खा जाएगा। तो घास जो होते हैं सब, उसका ये हो गया जड़, ये क्या हो गया, जड़। अब इसमें क्या होता है कि जो विभाज्योत्तक होते हैं ये रुक रुक के पाया जाता है। ऐसे ये घास है ना, ये घास है, तो इसमें अंतर्वेशी विभाज्योत्तक कई जगह पाए जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ इस टाइप का पाया जाता है। ये जो व्हाइट व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक है। ये बीच बीच में कई जगहों पर पाए जाते हैं अंतर्वेशी विभाज्योत्तक, कुछ अंतराल पर। मान के चलिए गाय भैंस आई, इसको खा गई, ले सोच रहा कलक्का का मिट गया रे, खा गई, तो क्या ये आप आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि अब ये अंतर्वेशी विभाज्योत्तक ये उसको लेके चल जाएगा। कोई महिला हंसुआ लेके आई तो ये काट के लेके चल गई, मान के चलिए ये लेके चली गई। अब बताइए अब निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, अंतर्वेशी विभाज्योत्तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। इंटर कैलोरी मेरिस्टमेटिक, ये अंतर्वेशी विभाज्योत्तक, तो ये वहां से भी बन सकता है। लेकिन अगर कोनो खुरपी लेके ऐसे खुरपास के नोच के लेके चल जाएगी तब होगा, नहीं होगा। तो ज्यादातर अंतर्वेशी विभाज्योत्तक घास की कैटेगरी में होते हैं। यहां तक आवाज आ रहा है, आगे बढ़े। चलो भैया कौन सी पढ़ा रहे थे, दिमाग से कर गई। अंतर्वेशी ये क्या होता है भाई, घास की कुल किस कुल में पाया जाता है, घास कुल में पाया जाता है। किस कुल में पाया जाएगा, घास कुल में पाया जाता है। जहाँ अच्छा बताइए, बांस जो होता है, बांस काटिएगा तो फिर निकल जाता है कि नहीं। दुनिया का सबसे बड़का घास कौन है, बांस। तो हम ये भी बांस देखिए घास में ही आता है। बांस किस कैटेगरी में आता है, घास में आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो गया सब आपका कौन सा विभाज्योत्तक, विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मेरिस्टमेटिक्स, मेरिस्टमेटिक। ये कितने कैटेगरी में, 3। ऊंचाई बढ़ाएगा शीर्ष विभाज्योत्तक, लंबाई बढ़ाएगा शीर्ष विभाज्योत्तक। तो लो अभी बोले थे ऊंचाई बढ़ाएगा तो शीर्ष, और फिर बोले लंबाई तू कर पार्श्व। एकदम लाइन से याद कर ले, पहला बार बोलेंगे तो शीर्ष, दूसरा बार बोलेंगे तो पार्श्व, और तीसरा बार बोलेंगे तो अंतर्वेशी। रोबोट है क्या रे तुम लोग। अरे सुनाई तो देखो कौन सी पूछ रहे हैं, लंबाई के बाद ऊंचाई पूछे तो फिर लंबाई बढ़ाएगा तो शीर्ष विभाज्योत्तक। गधा पूरा बोलो लोग ना, कोड़िया कहीं का शीर्ष विभाज्योत्तक, लंबाई शीर्ष, ऊंचाई शीर्ष विभाज्योत्तक। मोटाई को बढ़ाता है पार्श्व विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक। किसी को दिक्कत, पार्श्व विभाज्य। और रुक रुक कर रहता है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक, अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। घास में कौन सा होता है, अंतर्वेशी विभाज्योत्तक, अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। अब इसमें देखते हैं, इससे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इतनी सा टेढ़ टाढ़ होता है।
एक होता है सरल मतलब सिंपल, सरल मतलब सिंपल, सिंपल होता है। और एक जो होता है जटिल होता है। क्या होता है? जटिल। जटिल को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। जटिल और कॉम्प्लेक्स। हालांकि आपको लगता होगा कि ये सरल सिंपल है, पढ़ने में सिंपल होगा, इससे तो बहुत जटिल होता है। इसका नाम जटिल है बट पढ़ने में बड़ा सिंपल होता है। उल्टा है ये। सरल सरल उत्तक। देखिए पहले तो हम समझते हैं अस्थाई उत्तक या अविभाज्य उत्तक किसे कहते हैं। हर चीज में एक मतलब विभाजन की भी एक सीमा होती है, मैक्सिमम। जैसे ये विभाज्य उत्तक है, विभाजन करेगा, विभाजन करते जाएगा, लेकिन एक समय आने के बाद ये भी विभाजन की क्रिया को क्या कर देगा? रोक देगा। और विभाजन की क्रिया जब रुक जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? अस्थाई उत्तक। तो अस्थाई उत्तक या अविभाज्य उत्तक का निर्माण अलग से नहीं होता है, बल्कि विभाज्य उत्तक ही आगे जाके क्या करते हैं? अविभाज्य उत्तक में बदल जाते हैं। यानी जो पौधा अभी नया नया निकला है उसमें कौन सा उत्तक देखने को? हाँ, विवाह। आम का पौधा जो, उसको अमोला बोलते हैं लोग। हाँ, अमोला बोला जाता है। हम लोग छोट में तो क्या अमोले बोलते थे लोग। इतना छोटा पौधा निकलता था, अभी अभी बिया से निकला है, उसमें कौन सा उत्तक रहेगा? क्या उसमें ये सब रहेगा? अभी ये सब का उसमें सवाल पैदा नहीं होता, अभी ये नहीं है। तो जब कभी पौधा धीरे धीरे जवान होके वोट डालने के लायक एडल्ट हो जाता है, बालिग हो जाता है, तब उसमें ये सब क्या होता है? अस्थाई। मतलब देहात में कहा जाता है कि अब क्या हो रहा है? जुआ गया है ये। तो जब तक वो बतिया रहता है तब क्या रहता है? क्या लिखे सर? अच्छा, सबका ध्यान देते रहे बबुआ। कह रहा है कि सर आंख थोड़ा ऊपर करके कमेंट भी देखिए बबुआ। कमेंट बाबू ये बता, हम कमेंट देखे कि पढ़ाएं? जो जरूरी रहता है वो हम आपको बता देते हैं। चिल्ला रहा है सब सर बीपीएससी दरोगा वाले में एडमिशन ओपन कर दीजिए। हम सब देख लिए हैं, उसमें फोटो लगा दिए हैं, एप्लीकेशन में देख रहे हैं फोटो लगा दिए हैं। अभी एडमिशन चालू नहीं हुआ। एडमिशन जब चालू होता है तो वहां वर्कर बैठाने पड़ते हैं सारे लोग को। सर्वर पे सब एक को लेके बैठ जाएगा। कैसे जहाज लैंडिंग के टाइम रहता है तो सब रेडी रहता है, लैंडिंग होने वाला जहाज, पायलट, को पायलट, एयर होस्टेस सब रेडी है, उतरने वाला है, चल चल चल। वैसे ही एप्लीकेशन पे बैच बनाने ना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब एडमिशन चालू होता है तो एप्लीकेशन एगो। अब पूरे इंडिया से देखिए अभी क्या है कि पटना बिहार अगल बगल के ही लड़के आते हैं एप्लीकेशन पे। पूरे इंडिया से लड़का इसे धड़ाम से आएगा, एप्लीकेशन क्रैश कर दे। इसलिए वहां पर सबको क्या करना पड़ता है? बैठाना पड़ता है सर्वर पे। 50-60 हजार लड़का को तुम देख लेना, उसके बाद अगले सेक्शन को तुम देख लो, अगले यूनिट को जैसे जैसे भरे एक बैकअप में सर्वर रखना पड़ता है। ज्यादा हो गया तो उसमें भेजो, देखो कि अब एक्सेस हो रहा है, तुरंत एगो बैठल रहेगा एडमिशन क्लोज पे, धड़ाक क्लोज कर दे। 12 रहो से ज्यादा नहीं 10-12 हजार को आदमी ऐसे कहते बाहर रहो, तोरा चक्कर में मैं पूरा एप्लीकेशन जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे अचानक नहीं हो जाता। तो अभी एप्लीकेशन पे एडमिशन चालू नहीं हो गया, समझ में आ गया? सर आप एडमिशन जल्दी बंद कर देंगे भैया, पहले चालू तो होने दे ये तो कंफर्म रहने दो ना चालू होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सरल उत्तक जो होता है, अस्थाई उत्तक विभाज्य उत्तक का ही एक कैटेगरी होता है। इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। एक होता है मृदु उत्तक। कौन सा? मृदु उत्तक। इसको मृदुतक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदुतक उत्तक। दूसरा होता है आपका स्थूल कोण। कौन सा होता है? स्थूल कोण। और तीसरा होता है दृढ़ उत्तक। अब इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे मजबूत कौन होगा? दृढ़ उत्तक। सबसे मजबूत दृढ़। ये इतना मजबूत होता है कि पानी को भी अंदर जाने नहीं देता है। नारियल का जो छाल होता है ना, पानी में फेंक देंगे समुद्र में तो नारियल के अंदर क्या छाल फाड़ के पानी अंदर घुस पाता है? कभी नहीं घुस पाता है। बेल वगैरह देखे हैं? बेल तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? कठोर होता है। ये कैसा होता है? कठोर। और ये पूरी तरह से मर चुका होता है। ये कठोर होता है और पूरी तरह से क्या हो चुका है? मर चुका होता है। मृदुतक उत्तक काफी ज्यादा मुलायम होता है। नाम से लग रहा है मृदुतक, मतलब क्या है? मुलायम है। मृदुतक कैसा है? मुलायम है। और स्थूल कोण उससे थोड़ा सा कठोर, और सबसे कठोर दृढ़ उत्तक। सबसे कठोर दृढ़। तो पेड़ पौधों की जो छाल होती है ना, पेड़ पौधों का छाल
वो किसका बना होता है? मृदुतक उत्तक का। किसका? मृदुतक उत्तक का। लेकिन वही पेड़ पौधे के जो डाल होता है धीरे धीरे मोटा होकर जब तना का रूप ले लेता है तो वो छाल नरम नहीं रह जाता है, फिर कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। तो किसका रूप ले लेता है? स्थूल कोण का। किसका? स्थूल। और एकदम गांठ बन गया तो दृढ़ उत्तक। एकदम गांठ बन गया तो दृढ़ उत्तक। चलो भाई ध्यान से समझिए, दतवन जब आप करते हैं, दतवन करिएगा तो दतवन इसी साइज का रहेगा, कलम जैसा होता है, अप्रोक्स कलम से लेके मार्कर के मोटाई तक। उसका छिलका आप आराम से नोच सकते हैं। दतवन का छिलका क्या कर सकते हैं? आराम से नोच सकते हैं। दतवन किए हैं लोग कि नहीं किए? देहात में लोग दतवने से अभी भी मंजन करता है, तो दतवन करेंगे। तो दतवन का जो छिलका होता है वो किसका बना होगा? मृदुतक उत्तक। दतवन का छिलका मृदु। वही दतवन जब मोटा होकर एक डाल बन जाएगा, क्या हो जाएगा? डाल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्थूल कोण। क्या बनेगा? स्थूल। और वही डाल बन के एकदम मोटका सिल्ली हो जाएगा तो दृढ़। क्या हो जाता है? दृढ़ उत्तक। कौन सा उत्तक इसमें मर गया रहता है? एकदम ये क्या हो गया? मर गया रहता है। तो नीम का छाल देखिएगा ना, कुछ कुछ ऐसे नोचिएगा तो उखड़ जाता है। नीमुआ की छलवा देखिए ना, उखड़ जाए। तो जिसको आप उखाड़ रहे हैं ना, जिसको आप क्या कर रहे हैं? उखाड़ रहे हैं, 20 साल पहले समझिए वो दतवन था। नीम का पेड़ इतना मोटा है, इतना मोटा नीम का, उसको ऐसे पकड़ेंगे तो खुरदुरा रहता है, उस पर नीचेंगे तो कुछ छिलका छिलका निकल जाता है। वो क्या है? दृढ़ उत्तक। कैसा है? दृढ़ उत्तक। लेकिन जब आज से 20-30 साल पहले जब वो पेड़ एकदम बच्चा होगा तो समझिए वो पेड़ एकदम पतला होगा, जिसे आप नोच रहे हैं वो इसी तरह से निकला होगा दतवन के समान। वो पहले क्या था? मृदुतक। पहले क्या था? उसके बाद क्या बना? स्थूल कोण। उसके बाद हाँ दृढ़। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पूछा था, फंसा दिया था लड़का सब। कहा था कि कौन से कोशिक उत्तक में, उत्तक के बारे में था, किस प्रकार के उत्तक से, किस प्रकार के उत्तक से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हो सकती है? हाँ, किस प्रकार के उत्तक से होगी? मृदुतक से। किसे? क्या है? मृदुतक अभी नया नया होता ही है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, हरा हरा होता है। समझ में गया? हरा हरा होता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तक में पेड़ पौधे सबसे ज्यादा भोजन को रखते हैं? सुनिए ध्यान से, एकदम पहली बहुत ध्यान से। जरूरी नहीं कि हर पेड़ पौधे में फल लगे ही लगे। हर पेड़ पौधे में फल लगता है, कोई जरूरी नहीं है लगे। और पेड़ पौधे 365 दिन क्या बनाते हैं बबुआ? भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे 365 दिन क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। अब बताओ 365 दिन क्या उसमें फल लगा रहता है? जब फल लगा है तो भोजन जब बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट तो वो किसमें ठूंस देंगे? फल में। किसमें ठूंस देंगे? फल में। तब तक तो समझ में आता है ठूंस दिया सब किसमें? फल में। लेकिन जब फल नहीं लगा होता है, फल का सीजन नहीं रहता है, तो जब सीजन फल का नहीं हो तो उस स्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाला कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट कहां जाकर स्टोर होगा? कहां जाकर स्टोर? जड़ की तो एक लिमिट है, ज्यादा तो जमा कर नहीं सकता है, जड़ में जमा होता है। सबसे ज्यादा उसके तनाव में होगा। कहां पर? तनाव में। मोटा मोटा तना, बीच में क्या भरा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट वगैरह, यही सब तो है उसमें बीच में। तो सबसे ज्यादा किस में भर जाता है? भोजन, स्थूल कोण। तो भोजन का सर्वाधिक संग्रह स्थूल कोण, और सबसे कम दृढ़, तो मर चुका है। दृढ़ उत्तक मर चुका। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा उत्तक वाटर प्रूफ यानी जल रोधी बना देता है? दृढ़ उत्तक। कौन सा उत्तक? दृढ़ उत्तक। जल रोधी बना देगा दृढ़। सबसे कठोर उत्तक, सबसे सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट, सब सर्वाधिक भोजन, सर्वाधिक भोजन स्थूल कोण में होता है। सर्वाधिक भोजन किस में होगा? स्थूल कोण में पाया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं। सबसे कठोर कौन सा होगा? सबसे कठोर, किसी को दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा भोजन, सबसे ज्यादा भोजन स्थूल कोण होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि पेड़ पौधों में आंधी के वक्त में लचीलापन देखने को मिलता है। देखिएगा ऐसे झुकेगा फिर आ जाएगा, झुकेगा और क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा। तो पेड़ पौधों में लचीलापन तथा मतलब ये जो लचीलापन हो गया, आंधी में झुकना फिर आ जाना, ये कहां से आता है? इसमें मृदुतक मजबूत नहीं होता।
किससे होता है? स्थूल कोण। किससे? स्थूल कोण से। पेड़ पौधों में सबसे मतलब उसमें लचीलापन किससे होता है? हाँ, स्थूल कोण से। किससे होता है? स्थूल कोण से होता है। और सबसे ज्यादा जल अवरोधी बना देता है, कठोर होता है, दृढ़ उत्तक। ये हो गया कौन सा? मृदुतक। कौन सा हो गया? मृदुतक। अब बताइए फटाफट, मृदुतक उत्तक जो होते हैं सब, मृदुतक उत्तक मतलब सबसे नरम उत्तक कौन से होंगे? सबसे सॉफ्ट मृदुतक, जो फूल वगैरह होता है। बताइए, ये जो फूल का पकड़े हैं ये पार्ट, ये कौन सा है? मृदुतक। कौन सा है? मृदु। ये सब मृदुतक, जितना सॉफ्ट है सब मृदुतक। अब भैया ये तो मृदुतक पे खत्म हो जाते हैं लोग। ये लोग किस पे खत्म हो जाता है? मृदु। खूब से खूब जाएंगे तो स्थूल कोण तक जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? स्थूल। अगर हमें दृढ़ उत्तक आएगा कहां से आएगा भाई? का बेचारा का जिंदगी ये कितना होता है? गुलाब और अखबार, इनकी जिंदगी बहुत कम होती है लेकिन महत्व बहुत ज्यादा है। एक दिन पुराना अखबार कोनो काम का है लेकिन उसी दिन वो आग लगाने के लिए काफी है। और गुलाब तो मत पूछे, ने कितना आग लगा चुका। चलिए ध्यान से देखिए, देखो नेगोशिएशन चिल्ला रहा है। ध्यान से समझ, आगे बढ़े। तो पेड़ पौधों की शुरुआती छाल एकदम जो नरम होती है, मृदु। जब भोजन को संग्रहित करते हैं तो स्थूल, लचीलापन, मीडियम कैटेगरी में कठोरता, सबसे कठोर, सबसे कठोर दृढ़। कौन सा उत्तक? किसी को दिक्कत? सबसे कठोर दृढ़ उत्तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जल रोधी बना देता है। कौन सा उत्तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट हो गया ये उत्तक। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे सुनिएगा? पेरेनकाइमा। इसे क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा। क्या कहेंगे? पेरेन। इसे क्लोरेनकाइमा। क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या कहेंगे? एस्केलेरेनकाइमा। अंग्रेजी में एस्केलेरेनकाइमा। मृदुतक को पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा। इसको बोलिए पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेरेनका, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा। कौन कौन? पेरेनकाइमा, एस्केलेरेन, क्लोरेनकाइमा और एस्केलेरेन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अंग्रेजी याद रहेगा? याद हो जाएगा। अंग्रेजी अभी पूछेंगे, पहले ध्यान से समझिए। सबसे नरम किसका रहता है? हाँ, पेरेनकाइमा सबसे नरम रहता। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पेरेनकाइमा सबसे नरम, उससे थोड़ा कठोर, सर्वाधिक भोजन, लचीलापन, सबसे कठोर, जल अवरोधी। हाँ, मृदुतक को अंग्रेजी में पेरेनकाइमा, स्थूल कोण क्लोरेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा। याद रखिएगा, अंग्रेजी में जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना तो हिंदिया नहीं देता है, इंग्लिश पूछता है। कहेगा कि पेड़ पौधों में आंधी के प्रति लचीलता किसके कारण होते हैं? कोलेरेनकाइमा। हाँ, कोलेरेन। पौधों की छाल किससे बने होते हैं? पेरेनकाइमा। किसे? पेरेनकाइमा। किससे बने होंगे? पेरेनकाइमा। किसे? पेरेनकाइमा। कोई दिक्कत नहीं ना? हम दोनों बता दिए। ये अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ है, पीडीएफ में हम आपको दे देंगे। अगला देखिए, इसके बाद आता है कौन सा? जटिल उत्तक। कौन सा उत्तक? जटिल। तो जटिल में दूगो, जटिल में दूगो। एगो का नाम जाइलम, एगो का नाम जाइलम, दूसरा का नाम फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम पढ़ लेते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा उत्तक खत्म हो जाएगा चैप्टर। एक बार शुरू से बताएंगे। उत्तक कितनी कैटेगरी का? दो। जिसमें विभाजन होगा विभाज्य उत्तक, जिसमें विभाजन नहीं होगा अस्थायी या अविभाज्य। विभाज्य उत्तक कितने टाइप का? तीन। शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक, अंतर्वेशी विभाजन। अब जो अस्थायी उत्तक है वो कितनी कैटेगरी में? दो। कितनी कैटेगरी में? दो। एक था
जटिल। सरल कितने भाग में? 3। मृदुतक, उत्तक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक। अंग्रेजी बोलिए। पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एस्केलेमेनकाइमा। कोई दिक्कत नहीं। जटिल उत्तक जो था वो कितनी कैटेगरी में? 2, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग देख लेते हैं पहले किसको? जाइलम को, और उसके बाद क्या देखेंगे? फ्लोएम। पहले जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम क्या होता है। जाइलम को हिंदी में दारू भी कहा जाता है। जाइलम को दारू, दारू कोशिका, हिंदी में जाइलम ही बोला जाता है। हिंदी ऐसे दारू कोशिका भी कहा जाता है। ये कहाँ, इसका काम क्या होता है समझिए ध्यान से। ये भी भैया देखिए, जाइलम भी जो है ये किसका हिस्सा है? विभाज्य उत्तक ही जब विभाजन करना बंद कर देता है तो बनता है अस्थायी उत्तक। और अस्थायी उत्तक में जो थोड़ा थोड़ा विभाजन की क्रिया बची हुई है वो होती है सरल। इसमें थोड़ा विभाजन होकर बनेगा स्थूल कोण, इसमें विभाजन होकर बनेगा दृढ़, एकदम में मर जाएगा तो कहा जाएगा जटिल। अब इसमें बनते हैं 2 जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तना में। कहाँ पाया जाता है? तना में। जाइलम का काम क्या होता है कि जो खनिज होते हैं, खनिज यानी जो भी आप खाद डाल रहे हैं, खनिज का मतलब क्या होता है? खाद। खनिज का मतलब खाद जो डाल रहे हैं, प्लस में पानी यानी जल। ये जल और खनिज का क्या करता है? परिवहन करता है। खनिज तथा जल का परिवहन जाइलम। ज से जाइलम, ज से जल, और जल में ही मिला रहता है खनिज। आप पानी पीजिएगा तो मिनरल वाटर, कैल्शियम रहेगा, आयरन रहेगा, इस सब में क्या रहेगा? मिनरल रहते हैं। तो ज से जाइलम, ज से जल। यह जल को क्या करता है? जड़ से उठाता है। कहां से? जड़ से। और कहां तक भेज देता है? पत्तियों तक। कहां तक भेजेगा? पत्ती तक। किस लिए? भोजन के निर्माण के लिए। किस लिए भेजेगा? भोजन के निर्माण के लिए। ये कहाँ रहता है? तनाओं के बीच में रहता है। कौन सा? जाइलम। तो बताइए, खनिज तथा जल का परिवहन, खनिज तथा जल का परिवहन जाइलम कौन करेगा? जाइल। अब दूसरा नंबर होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है? देखिए फ्लोएम से पहले एक छोटा सा काम पत्तियों का। किसका? पत्ती का। पत्ती क्या करती है? भोजन निर्माण। भोजन निर्माण ये तो हम पढ़ा दिए हैं। किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण हम पत्ती भी पढ़ा दिए हैं और प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ा दिए हैं। पत्तियों का काम खत्म। पत्तियों के पास बताइए नीचे से जल कौन पहुंचाता है? नीचे से जल जाइलम। अब काम आता है किसका? फ्लोएम का। किसका? फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम का काम करता है भोजन का परिवहन। किसका परिवहन? भोजन। भोजन के रूप में इनके पास क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। भोजन का क्या करता है? परिवहन। क्या करेगा? परिवहन करेगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बताइए पत्तियों ने जिन भोजन को बनाया है उनको पेड़ पौधों के हर भाग में बांटना है कि नहीं बांटना है? जो शाखा कहीं से निकल रही है उसको दीजिए कि हाँ भैया तू दाहिने मुड़ जाओ, ये इधर निकल जाओ। तो ऐसे में पत्तियों में पेड़ पौधे के सभी भाग में विभाजन का काम कौन करता है? कौन करता है? फ्लोएम। अब बताइए पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन और जल एवं खनिज का परिवहन, जल एवं खनिज का परिवहन जाइलम करता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम। भोजन का परिवहन, भोजन निर्माण, जल का परिवहन जाइलम। जल का परिवहन ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम। अब पत्तियों का काम भोजन निर्माण। अब फ से फ्लोएम, फ से फीमेल, फ से फ्लोएम, फ से फीमेल। घर में जो महिला होती है वो भोजन को क्या कर देती है? परोस देती है। लीजिए रोटी खाइए। समझ में? जो भी ऐसे खाना वाना खिलाना हो तो परोसने का काम। इसे परोसने का काम कौन करता है? फीमेल। फीमेल लोग परोसने का काम करती है। और जाइलम माने जल। हम लोग गुरु जी बताते थे, पढ़ाते थे। तो देख बबुआ, ज से जाइलम, ज से जालिम। तो बाप होता है जालिम, बाजार से लाएगा खाना पीना कमा उमा के। उसी तरह से जालिम कौन होता है? जाइलम। पानी के अंदर से ले आएगा, जमीन के अंदर से पानी खनिज लाएगा। समझा गया? तो बाबूजी लेके आए, किचन में बन गया खाना।
अब फ से फीमेल, अब माता होती है फीमेल, खाना परोसने का काम माता करती है। समझ में कि नहीं? अब बताइए ज से क्या होता है? जल का परिवहन जाइलम, जल का परिवहन जाइल, खनिज का परिवहन मतलब कच्चे भोजन, यानी अभी तो पका हुआ है नहीं, इसे क्या कहेंगे? कच्चा भोजन कहेंगे। तो कच्चे भोज्य पदार्थ का परिवहन जाइलम। अब भोजन निर्माण, अब भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन, जो कोशिकाएं परिवहन का कार्य करती हैं उन्हें हम संवहन कहते हैं, संवहनीय कोशिका। आप बताइए संवहनीय कोशिका में कै गो आएगा? 2 गो, एगो जाइलम, क्या आएगा? जाइलम। कौन आएगा? जाइलम। दूसर का आएगा फ्लोएम, दूसर का आएगा फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। बताइए तो जल और खनिज का परिवहन जाइलम, भोज्य पदार्थ का परिवहन, भोजन निर्माण, भोजन निर्माण याद रहेगा, जाइलम फ्लोएम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एवं कर रहा है विवेक शंकर, बकवास ठीक है। तो कौन बोल रहा है भाई ठीक याद करने को? तुम विद्वान हो, ऐसे ही याद रखो। नहीं समझे? ठीक हम अपने लिए बोल रहे हैं, ज से जाइलम, ज से जल। अब तुमको बकवास लग रहा है, तुम विद्वान हो, मत याद रखो, मत करो। अब हमको कौन चीज आता है? हम पूरा बॉटनी खत्म करने के लिए 4 घंटा बहुत है। हम तो आपको समझाने के लिए ना बोल रहे जी। 4 घंटा ये हाथ जो खड़ा होंगे, हम लोग हिंदी के टीचर थे, ऐसे खड़ा होते थे। अब सरकारी स्कूल में पढ़े थे हम लोग, वो क्लास तो चलता नहीं है। परीक्षा के 2 दिन पहले आएंगे, 2 दिन में कुल संस्कृत, हिंदी में एगो हिस्सा होता है दोहा संस्कृत, हिंदी में भी एक हिस्सा होता है संस्कृत का, एक होता है अलग से संस्कृत सब्जेक्ट लीजिए, दूसरों में खूबे पढ़ना है। बट आप अगर इंटर मैट्रिक में हिंदी है तो इस हिंदी में भी एक हिस्सा संस्कृत का रहता है, कंपलसरी संस्कृत। थोड़ा सा 2 दिन में आते थे, बाँच के चल जाते थे। ऐसे आएंगे पंडित जी थे, संस्कृत पढ़ेंगे, ऐसे दुनिया भर का दुका पढ़ के चल जाते थे, बुझे नहीं करता था। आएंगे ऐसे, बंदनम मरणम मापी जय वापी पराजय उभेत्र समो वीरा वीर भावी वीरता। बुझाता था ना, मंत्र अंतर पढ़ रहे हैं। तो भैया वैसे पढ़ के चल जाएंगे तो क्या फायदा? तो आप ट्रिक आपके लिए होता है, आपको अगर डायरेक्ट याद हो जाता है तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। जाइलम फ्लोएम समझ में गया? अब पूरा का पूरा बताइए तो इसे। अब हम कहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। छाल का निर्माण, छाल का निर्माण, पौधों को ऊपर ले जाना, शीर्ष विभाज घास के अंदर, पेड़ पौधों को जल रोधी बनाने का काम, दृढ़ उत्तक। कौन सा उत्तक? दृढ़ उत्तक। पेड़ पौधों में भोजन को संग्रहित सबसे ज्यादा, स्थूल कोण, आंधी में लचीलापन, लचीलापन, स्थूल कोण का निर्माण। संवहनी उत्तक में कितने उत्तक? 2। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जल एवं खनिज का परिवहन, भोजन निर्माण, भोजन का परिवहन, भोजन संग्रह, स्थूल को भोजन संग्रह, वह उत्तक जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, मृदुतक उत्तक, सबसे नरम उत्तक मृदुतक उत्तक। घास में, घास में मोटाई बढ़ाता है। हाँ, यदि विभाज्य उत्तक में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाए तो क्या बन जाती है? कौन सा उत्तक? अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं? जाइलम फ्लोएम भी समझ में आ गया? इससे एगो क्वेश्चन कंफर्म है बबुआ, जाइलम फ्लोएम से पूछे चाहे कहीं से एगो पूछे। देखिए पेड़ पौधों का जो तना होता है, पेड़ पौधों का क्या चीज? तना। अब ये जो मोटा वाला तना है, ऐसे तना ले लिया। अगर पेड़ बहुत पुराना है तो इसके बाहर मोटे मोटे छाल पड़ जाएंगे दृढ़ उत्तक के। क्या पड़ जाएंगे? दृढ़ उत्तक के मोटे मोटे क्या हो जाएंगे? छाल पड़ जाएंगे। मान लीजिए 40 साल पुराना पेड़ है तो मैंने सोचा मृदुतक उत्तक बचल कहाँ? मृदुतक उत्तक लास्ट में बचा होगा जहां पत्ती लटक रहा होगा। समझ में गया? मेन पेड़वा में तो मृदुतक बचले नहीं होगा, खत्म हो गया होगा। मृदुतक कहाँ मिलेगा? जहां दतुअन उतुअन जहां मिलेगा पेड़ में, निचवा में तो मृदुतक मिलेगा नहीं। बाहरवा क्या मिलेगा? दृढ़ उत्तक। बाहरवा क्या मिलेगा? दृढ़ उत्तक। और अंदर के भाग में स्थूल कोण, अंदर भाग में स्थूल कोण। ऐसे पेड़ को क्या कर दिए हम? काट दिए। पेड़ को क्या कर दिए? काट दिए। और इसी के अंदर क्या गया रहेगा? जाइलम। जाइलम इसी के अंदर गया रहेगा। क्या गया रहेगा? जाइलम। अब इसके ऊपर वलय बनते हैं, रिंग बनते हैं। तो जो एक
रिंग बनता है वो 10 सालों पे बनता है। कितने सालों पे? 10। तो रिंग दो टाइप के बनते हैं। जो एकदम गाढ़ा रिंग बनता है उसे कैम्बियन कहते हैं। क्या कहेंगे? कैम्बियन। तो 10 सालों पर एक कैम्बियन पर रिंग बनता है। तो एक रिंग कितने साल को दर्शाता है? 10। बताइए पेड़ का कितना साल उम्र है? 10 की 20 जी? हाँ, 10 साल। हाई रिंग थोड़े है, तो काटे हैं पेड़वा को। ये रिंग नहीं ना है, ये तो काटे हैं पेड़ को। रिंग तो अंदर वाला में है। तो जैसे देखिए, अब हम ये बता दिए, ये रिंग नहीं ना है बाबू, ये तो पेड़ को हम क्या किए हैं? काटे हैं, काट दिए। अब उसके अंदर क्या है? एक रिंग बना है। कितने साल? 10 साल। कितने साल? 10। तो पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए उसके वलय, उसके तना, क्या चीज? तना। तना नहीं रहेगा तो जाइलम। क्या रहेगा? जाइल। उसके तना या जाइलम पर पड़ने वाले वलय को गिनकर करते हैं। किसको गिनकर? वलय को गिनकर करते हैं। वलय पर एक वलय का एक रिंग कितने साल को? 10 साल। कितने साल को? 10। कभी कभी वार्षिक वलय भी बनते हैं। कभी कभी कैसे वलय बनते हैं? वार्षिक वलय। वार्षिक वलय का मतलब होता है हर साल वलय बनते हैं, हर साल रिंग बनते हैं। तो वो रिंग बहुत ही हल्के होते हैं, ज्यादा चटकार नहीं बन पाते, तो वो हर साल को दर्शाते हैं। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंसेंगे नहीं, इजिली सॉल्व कर कहेंगे। किसी पेड़ पर 15 वलय है, तो क्या आप 15 गुणे 10 करेंगे? 150 साल का पेड़ होगा। नहीं, वो किस वलय की बात कर रहा है? वार्षिक वलय। तो जब कभी भी वलय की संख्या 2-4 गो से ज्यादा हो जाए, समझ जाइए किस वलय की बात? वार्षिक वलय की। किसके? वार्षिक वलय। दूसरा ऑप्शन के हिसाब से भी तो बता सकते हैं, 10 गुना का अंतर है वार्षिक वलय में और कैम्बियन के वलय में। कितने साल का अंतर है? 10 गुना का अंतर है। अब बताइए इसकी आयु कितनी होगी? हाँ, किसी पेड़ के तना पे 26 ठो वलय देखे गए, आयु 26 साल की। 26 दूसरे 60 नहीं ना मारेंगे। वो किस वलय की बात कर रहा है? वार्षिक वलय की बात कर रहा है। किस वलय की? वार्षिक। जानवरों की आयु सींग पर क्या गिन के होती है? वलय। उनके सींग पर क्या बन जाता है? वलय। जब पैदा होते हैं तो 2 साल तक सींग नहीं निकलता है, अच्छा से सींग नहीं होता है। 2 साल में क्या होता है? सींग डेवलप होता है। उसके बाद हर 2-2 साल पर उन पे क्या निकलने लगता है? वलय। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें सींग नहीं रहता है, जैसे घोड़ा, गधा, जर्सी गाय। अब लोग गिने उम्र उसका, तो दांत गिनकर। किस क्या गिनकर? दांत गिनकर। किस क्या गिनकर? दांत गिनकर हो सकता है उसकी उम्र पता चल। चट्टानों की उम्र, यूरेनियम विधि। चट्टानों की उम्र, कोई जीव था जो मर चुका है, जीवाश्म बन चुका है, तो उसका कार्बन 14। चट्टानों का यूरेनियम, जीवाश्म का कार्बन 14। जानवर में सींग, जानवर में सींग और नहीं तो दांत, सींग नहीं तो दांत। और पेड़ पौधा में वलय। पेड़ पौधा जीवित है तो वलय, अब मर गया है तो कार्बन 14। क्या चीज? कार्बन। चट्टानों की आयु यूरेनियम। अब आदमी की आयु पूछकर, आदमी की आयु ज्ञात करना है तो पूछकर। लड़की का नहीं, लड़की का आयु पूछेंगे तो लड़की बताइए नहीं करेगी जाते। हाँ, आधार कार्ड से। हाँ हाँ, लड़की का आयु आधार कार्ड से। लड़की अपना उम्र नहीं बताती है सर, कितनों साल की रहेगी वो लड़की, मतलब उसका 30 से हेलवे नहीं करेगी। देखेगी कि बेटा बेटी का बियाह हो गया, पूछेंगे कितना? 30। समझ में गया? ट्रेन में ना 2 आदमी बैठा था सर, तो आपस में डिस्कस कर रहा था सर। जिसका उम्र कम रहता है ना, उसका मुंह जो होता है बहुत कम खुलता है, और जिसका उम्र ज्यादा रहता है उसका मुंह ज्यादा खुलता है, ऐसे खुलता है। तो कह रहा सही बात है? तो कह रहा हाँ सही बात। तो आगे एक महिला बैठी थी, उससे पूछा कि क्या ये सही बात है कि जिसका उम्र कम रहता है उसका मुंह कम खुलता है? तो करिए हमको क्या पता है, मुंह नहीं खोल रही है, मुंह हमको क्या पता है, मैंने हमारा मुंह कम खुल रहा है, कम में उम्र है हमारा। समझा गया? वैसे भी किसी महिला का उम्र और किसी पुरुष से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, ये एटिकेट होता है। क्योंकि महिला की जो जिम्मेदारी है वो अपने मरते दम तक उस जिम्मेदारी को पूरा करती है। माँ बूढ़ी भी हो जाए तो आपको उसी तरह से देखभाल करती है जिस तरह से बचपन में, इसलिए उसके उम्र का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए अगर उसकी उम्र पूछते हैं तो उसकी बेइज्जती होती है। उसी तरह एक पुरुष की जिम्मेदारी है कि
पैसे कमाकर घर का पालन पोषण करे। अब चाहे वो 10 रुपया कमाए चाहे 10 करोड़ कमाए, वो कैसे भी करके परिवार पाल ले जाएगा। इसलिए किसी पुरुष से अगर उसकी सैलरी पूछते हैं तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, और किसी महिला से अगर उसकी उम्र पूछ रहे हैं तो बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके उम्र और सैलरी के मोहताज नहीं होते हैं। ये हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों? ये सब एटिकेट थोड़ा रखना चाहिए। एगो हमरा से पूछ रहा है, खान सर कितना कमाते हैं? हम कह निकल तू यहाँ से छोटा का ऐसा तो ऐसा खखोरता है ऊपर। अच्छा ये बताइए यूट्यूब से कितना पैसा आता है? हम कहे कि आप क्या करेंगे जान क्या है भाई, देखो यूट्यूब से जो भी आता है वो एक एवरेज रहता है, पता ही नहीं चलता है कि इस महीने कितना आएगा अगले कर नहीं, फिर भी एक एवरेज। हम कह ये सशुद्ध नहीं, अगर एक फिक्स डाटा रहता तो कोई भी आके बता देता कि मेरा इतना है। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख सब लोग बता सकता है, वो फिक्स नहीं रहता ना। अभी जैसे अगस्त में हमने 21 वीडियो डाले, उसमें कम रहेगा तो, लेकिन अच्छा एक बात चलिए छोड़िए, एक एवरेज बताइए। हम कह रहे छोटा कहीं का निकलना है यहाँ से। अच्छा छोड़िए, पिछले महीना कितना आया था बता दिए। हम कहते एक झापड़ देंगे उलट जाएगा यहाँ पर। तुमको हम इज्जत दे रहे हैं तो इसका मतलब तुम खोपड़िया पे चढ़ के मत नाच। समझ में आ गया ना? हो कौन तुम नहीं जानते हो, इसका मतलब तुम लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखते हो। जो मेरे लाइफ में अहमियत रखते हैं उन्हें सब कुछ पता है, मेरा नाम, मेरा सैलरी, मेरा सब चीज। तुम नहीं जानते हो मतलब नहीं रखते। पर्सनल लाइफ में काय को एंट्री मारते हो तुम? प्रोफेशनलिज्म जो ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसा खखोरता है, सब ऐसा खखोरेगा जिसका मतलब दिमागे खराब हो जाता है। तो लाइफ में आप लोग भी ना कहना सीखिए, ये सबसे बड़ा गट्स होता है। आदमी बहुत बार ना नहीं कह पाता है। हमारे पास कई जन आएगा, लोग कहेंगे सर एक बार वीडियो में बोल दीजिए ना, इनके भी चैनल को देखा। मैं निकल यहाँ से छोटा कहीं का। लिहाज कभी नहीं कीजिएगा, ना कहना सीखिए। कुछ ऐसे लिमिट होते हैं जहां के बाद आपको क्या करना है, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं, एकदम खत्म कहानी, ज्यादा लिहाज वगैरह नहीं। चलिए आगे समझेंगे कल आपको पीडीएफ भी सुधार देंगे। गर्ल्स लोग निकलिए।